हेलो दोस्तों, सेकंड पेपर का थर्ड यूनिट हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका नाम है विद्यालय के प्रकारों को लेकर के बात करेंगे। विद्यालय को प्रकारों को लेकर के एक बात नॉर्मली आप जानते हैं कि विद्यालय 4 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। इस तरह से बेसिक चीज़ ये समझ लेनी है। और हम इस वीडियो में आपके 10 नंबर कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है विद्यालय की संरचना को लेकर के कि विद्यालय संरचना कैसे क्या होती है। तो विद्यालय की संरचना विद्यार्थियों के सीखने सिखाने के आनंददायी क्रिया केंद्र के रूप में होनी चाहिए। भय का माहौल ना हो। अभिभावक गर्व से कहें कि मेरा बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। विद्यालय में हरे भरे पेड़ पौधे हों, परिसर साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो। विद्यालय भवन में विकलांग विद्यार्थियों के लिए रैंप की सुविधा हो। साथ ही छात्रों और छात्राओं के लिए पृथक पृथक शौचालय व्यवस्था, सारी चीज़ें हो। तो विद्यालय की संरचना ऐसी होनी चाहिए। कक्षा स्तर के अनुसार विद्यालय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक 4 वर्गों में बांटा गया है। तो ये बात हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं प्राथमिक विद्यालयों के बारे में। विद्यालय के 4 वर्गों में बांटा गया है विद्यालय को। पहला वर्ग आता है प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय में देखिए, शहरी क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का संचालन राज्य के शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी डीईओ ईई के द्वारा किया जाता है, डीईओ के माध्यम से। और जबकि ग्रामीण क्षेत्र में संचालन पंचायती राज व्यवस्था की जिला परिषद द्वारा होता है। स्थानीय स्तर पर विद्यालय के प्रबंधन में सहयोग हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, एसएमसी का गठन होता है। इसके द्वारा इसमें कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसमें पहले एक शिक्षकीय विद्यालय होते थे, परंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुपालना में अब कम से कम 2 शिक्षकों का प्रावधान किया गया है, पहली से 5वीं तक के विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में। और इसमें एक महिला शिक्षक की नियुक्ति का भी प्रयास रहता है कि एक यहाँ पर पुरुष शिक्षक, एक महिला शिक्षक, तो 2 शिक्षकों की नियुक्ति कम से कम होनी चाहिए। तो ये बात रही। प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 2 तक की जो कक्षा की दीवारें हैं, 4 फीट तक ऊंचाई तक यहाँ पर काले पेंट की हुई होनी चाहिए, जिससे बालक अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। एनसीएफ 2005 के अनुसार ये गाइडलाइन आपको ध्यान रखनी है कि कक्षा 1 और 2 के कक्षा की जो दीवारें हैं उनको 4 फीट ऊंचाई तक काले पेंट से यहाँ पर पेंट करना होता है, जिससे बालक अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। तो ये बात यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में दूसरा प्रकार आता है विद्यालय का उच्च प्राथमिक। इन विद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन रखी गई है। इनके सहयोग द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी गठित होती है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं तथा इसमें सामान्य विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अतिरिक्त तृतीय भाषा उर्दू, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, इनका भी अध्ययन यहाँ पर करवाया जाता है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में द्वितीय श्रेणी का प्रधानाध्यापक तथा तृतीय श्रेणी के विषयाध्यापक शिक्षण करवाते हैं। तो ये बात यहाँ पर रहेगी कि शिक्षण कौन करवाता है, तो द्वितीय श्रेणी का प्रधानाध्यापक और तृतीय श्रेणी के विषयाध्यापक। अब हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक विद्यालय को लेकर के। माध्यमिक विद्यालय में देखिए, कक्षा 9वीं और 10वीं का अध्यापन कराने वाले विद्यालय माध्यमिक विद्यालय कहलाते हैं। कुछ में कक्षा 6वीं से 10वीं तक का अध्यापन भी होता है। इस आयु में छात्रों के तर्क करने, सृजन क्षमता और विभिन्न विषयों पर विवेचनात्मक समझ भी पैदा हो जाती है। साथ ही छात्र बोर्ड परीक्षा के प्रति भी सचेष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं वो तो होते हैं 9वीं से 10वीं, और कुछ माध्यमिक विद्यालय यहाँ पर 6ठी से 10वीं तक के यहाँ पर होते हैं। तो ये सब बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। और माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधानाध्यापक कहलाते हैं। ये प्रधानाध्यापक राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सीधे तथा विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा भी चयनित होते हैं। ये प्रधानाध्यापक राजस्थान शिक्षा सेवा RES के सदस्य होते हैं, जो कि राजपत्रित होते हैं। ये बात यहाँ पर रही। चौथा प्रकार आता है उच्च माध्यमिक विद्यालय। कक्षा 9वीं से 12वीं और कक्षा 6 से 12वीं तक के चलने वाले विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय कहते हैं। तो बेसिकली 12वीं तक का विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय, और माध्यमिक विद्यालय शिक्षा कॉलेज शिक्षा स्तर को जोड़ने वाला विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। और इन विद्यालयों का महत्व अधिक है क्योंकि इनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र किशोर अवस्था से संबंधित होने के साथ साथ राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक क्षमता को भी सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। इनमें रोजगार तथा जीवन यापन के क्षेत्र में प्रवेश का द्वार खोलने के साथ साथ उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु आधार भी प्रदान करते हैं। अतः ये विद्यालय उच्च शिक्षा के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय अनिवार्य विषय और ऐच्छिक विषय के रूप में यहाँ पर होते हैं। आप अगर SST से हैं तो SST वाले सब्जेक्ट रहेंगे, और हिंदी इंग्लिश आपके साथ में कंपलसरी रहेगी। अगर आप साइंस बैकग्राउंड लेते हैं, इस तरह से हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी रहता है, और बाकी आप SST ले सकते हैं या फिर साइंस ले सकते हैं, तो वो एक ऐच्छिक विषय के रूप में यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं भारतीय पब्लिक स्कूल के बारे में।
स्कूलों के प्रकारों के अंतर्गत भारतीय पब्लिक स्कूल भी एक प्रकार रहता है। भारत में भी ब्रिटिश काल में पाश्चात्य संस्कृति अंग्रेजियत के प्रभाव से इंग्लैंड में रग्बी और हेरा इटन पब्लिक स्कूलों के अनुसार कुछ पब्लिक स्कूल खोले गए। 1927-28 में इंडियन पब्लिक सोसाइटी की स्थापना की गई। सन 1935 में श्री S.R. दास ने इंग्लैंड के पब्लिक स्कूलों की परंपरा का अनुकरण करते हुए दून स्कूल देहरादून की स्थापना करी और 1939 में विधिवत इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस का गठन भी किया गया। आगामी कई वर्षों तक पब्लिक स्कूलों पर कॉन्फ्रेंस का प्रभाव रहा, किंतु वर्तमान में कॉन्फ्रेंस से पब्लिक स्कूल का दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। भारत में प्रबंधन की दृष्टि से पब्लिक स्कूल 3 प्रकार के हैं। पहला, पुराने पब्लिक स्कूल जिनके निजी संरक्षक हैं तथा विशेष प्रकार की प्रबंध परिषद हैं। दूसरा, मिलिट्री या फिर सैनिक स्कूल जिनका संरक्षण केंद्र या फिर राज्य सरकार करती है। और धार्मिक संगठन द्वारा संचालित स्कूल जिनमें मुख्य स्थान मिशनरी स्कूलों का है। तो ये 3 प्रकार के पब्लिक स्कूलों के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं इनकी विशेषताओं को लेकर के। पहली विशेषता है कि ये विद्यालय आवासीय होते हैं, यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा रहती है, पहली बात। तो दूसरी बात, यहाँ साधन संपन्न होते हैं, इनके भवन बड़े सुसज्जित होते हैं। विद्यालय परिसर में सभा स्थल, खेल का मैदान, तरण ताल, खेल कला, संगीत आदि की भी पूर्ण व्यवस्था होती है। ये बहुत खर्चीले होते हैं। इनमें अध्ययन कराना प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इनमें अध्यापक उच्च योग्यता संपन्न होते हैं। इनमें सैद्धांतिक विषयों के शिक्षण के साथ ही पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर भी विशेष बल दिया जाता है। ये विद्यालय सरकार के किसी प्रकार की सहायता नहीं होती है, इसलिए इन पर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। प्राइवेट स्कूल की तरह ये सारा सिस्टम रहता है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय के बारे में। नवोदय विद्यालय एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। इसमें देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चे भी इस प्रतियोगी युग में अपने शहरी और उच्च वर्ग के प्रतिद्वंदियों के समकक्ष आ सकें, इस दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ऐसे आवासीय विद्यालयों की कल्पना की गई जिन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय नाम दिया गया। इस विद्यालय में छठी कक्षा में जो प्रवेश होता है यहाँ पर, तो परीक्षा एक पास करना, एक टेस्ट पास करके फिर एडमिशन होता है। तो वो सारी प्रोसेस रहती है। नवोदय विद्यालय के बारे में बेसिक जानकारी आप रखते हैं। यहाँ पर हम इसके उद्देश्यों की बात करते हैं कि नवोदय विद्यालय के क्या उद्देश्य रहे हैं। तो यहाँ पर पहला उद्देश्य आता है कि समता और सामाजिक न्याय के साथ में श्रेष्ठता के उद्देश्यों की प्राप्ति। देश के विभिन्न भागों, मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को एक साथ रह करके शिक्षा प्राप्त करने और अपनी क्षमताओं का पूर्ण अवसर यहाँ पर उनको मिले, पूर्ण अवसर उनको प्रदान करने के राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के बारे में, तो यहाँ पर इसका उद्देश्य रहा। तीसरा उद्देश्य सर्वोत्तम आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना, जिसमें संस्कृति की सशक्त पहचान, मानव मूल्यों, पर्यावरण के प्रति जागरूकता आदि भी सम्मिलित हो। तो ये उद्देश्य यहाँ पर हो गए हैं। चौथा उद्देश्य, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत यह निश्चित करना कि नवोदय विद्यालयों में सभी विद्यार्थी 3 भाषाओं में पर्याप्त योग्यता कर लें। त्रिभाषा वाला सिस्टम आपको पता ही है। मातृभाषा हिंदी, इंग्लिश, वो सारी चीज़ें, और अनुभवों और सुविधाओं के आदान प्रदान द्वारा प्रमुख रूप से प्रत्येक जिले में विद्यालयी जो शिक्षा है इसकी गुणवत्ता के उन्नयन के प्रयास करना। तो ये इसके उद्देश्य रहे। विशेषताओं को लेकर के बात करते हैं कि नवोदय विद्यालय की क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि इसकी जो प्रवेश के लिए चयन परीक्षा होती है, एक टेस्ट आपको देकर के फिर इसमें एडमिशन होता है। कक्षा 5वीं और कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर ये टेस्ट रहता है, जिसमें फिर छठी क्लास में यहाँ पर प्रवेश मिलता है। 5वीं क्लास का जो बच्चा है तो वो टेस्ट पास करेगा या फिर 9वीं का टेस्ट पास करेगा। ग्रामीण अनुसूचित जाति जनजाति के लिए तथा बालिकाओं के लिए आरक्षण भी होता है। ग्रामीण बच्चों के लिए 75% स्थान आरक्षित होते हैं। विद्यालय में 1/3 स्थान बालिकाओं के लिए, 3% विकलांग बच्चों के लिए आरक्षित होते हैं। निःशुल्क सह शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय कक्षा 6 से 12 के लिए। त्रिभाषा सूत्र का पालन। राष्ट्रीय एकता का विकास के उद्देश्य से एक शैक्षणिक सत्र में हिंदी भाषी विद्यार्थियों को अहिंदी भाषी क्षेत्रों में तथा अहिंदी भाषी विद्यार्थियों को हिंदी भाषी क्षेत्रों के नवोदय विद्यालय में रखा गया है। अहिंदी का मतलब है हिंदी के अलावा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इनको इनके सत्र में, इनके क्षेत्र में यहाँ पर रखा गया है। छठा बिंदु है कि जवाहर नवोदय विद्यालय की जो स्थापना है वो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ही करी जाती है ताकि एक शांत वातावरण मिले। तो वो सारी चीज़ें हैं। राज्य सरकार द्वारा विद्यालय स्थापित करने के लिए निःशुल्क भूमि या फिर किराया मुक्त अस्थायी भवन उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये बात रही। अब हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय समिति के बारे में। ये भी महत्वपूर्ण रहता है। इसका संचालन एक पंजीकृत स्वायत्त शासी सोसाइटी नवोदय विद्यालय समिति द्वारा किया जाता है, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अभिकरण है। यह एक एग्जीक्यूटिव समिति के माध्यम से कार्य करती है। इसका पदेन अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री होता है। तो ये यहाँ पर बात रही। और वर्तमान में समिति के 8 क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं, जो कि भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पूना, पटना और शिलांग में अवस्थित है।
विद्यालय स्तर पर एक विद्यालय सलाहकार समिति तथा एक विद्यालय प्रबंधन समिति होती है, एसएमसी भी यहाँ पर होती है। जिला मजिस्ट्रेट इस विद्यालय की सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो ये सारी बात रही। अब हम बात करते हैं केजीबीवी यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के बारे में। इसमें भी देखिए राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए ब्लॉकों में अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले शहरी क्षेत्रों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सिर पर मेला ढोने वाले परिवारों, सेक्स वर्कर्स आदि जो परिवार हैं, गरीबी रेखा से नीचे वाले जो परिवार हैं, इन परिवारों की बालिकाएं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में निःशुल्क अध्ययन करती है। इसमें निःशुल्क जो प्रावधान रहता है वो क्या क्या रहता है, देखिए आवासीय विद्यालय में देय निःशुल्क प्रावधानों को भी आपको ध्यान में रखना है। पहला है कि सभी छात्राओं को आवास की सुविधा, दूसरा है पुस्तकें तथा शिक्षण सामग्री, तीसरा है स्कूल यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, मोजे आदि, और दैनिक उपयोग की वस्तुएं साबुन, तेल, टूथपेस्ट, तौलिया, कंघा, चप्पल, सैनिटरी, नमकीन आदि सारी चीज़ें। प्रतिमाह 100 रुपये स्टाइफंड राशि भ्रमण अथवा अन्य निजी उपयोगी वस्तुओं के लिए। तो ये सारा काम रहा। और इसमें गतिविधियाँ क्या क्या रहती हैं, गतिविधियों में देखिए NIOS KGBV मान्यता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण जो रहता है इसमें वो रहता है, दूसरा कंप्यूटर प्रशिक्षण, तीसरा है शैक्षणिक भ्रमण होता है इसमें, चौथा है खेलकूद प्रतियोगिताएं, पाँचवें नंबर पर है प्रतिमाह निःशुल्क स्वास्थ्य जांच दवाओं की सुविधा होती है, और छठे नंबर पर है किशोरी मेले, शैक्षिक किशोरी मेले भी यहाँ पर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में, केवी के बारे में। KVS केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का सामान्यतया सारे भारत में स्थानांतरण होता रहता है। इस स्थिति में अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करने में विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शिक्षा राज्य का विषय है, इसलिए हर राज्य की शिक्षा व्यवस्था, पाठ्यक्रम, शिक्षा का स्तर आदि अलग अलग हैं। केंद्रीय विद्यालयों के खुल जाने से इनकी कठिनाइयाँ काफ़ी हद तक दूर हो गई हैं। 1963-64 में 20 रेजिमेंटल स्कूलों को केंद्रीय विद्यालयों में परिवर्तित करके यह योजना शुरू करी गई थी। इसके बाद में 15 दिसंबर 1985 को केंद्रीय विद्यालय संगठन का समिति के रूप में पंजीकरण किया गया। इसकी प्रवेश नीति क्या रहती है उस बारे में देखिए। केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना भारतीय सुरक्षा सेवा में नियुक्त दूरस्थ पदस्थापित सैनिकों कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने के निमित्त की गई थी। जब सेना द्वारा आर्मी पब्लिक स्कूल प्रारंभ किए गए तो केंद्रीय विद्यालयों में केंद्रीय सरकार के अन्य विभागों और अभिकरणों के कर्मचारियों के बच्चों की प्रवेश दिया जाने लगा इन बच्चों को। और वैसे इनमें प्रवेश के लिए अन्य बच्चों पर प्रतिबंध नहीं है, परंतु व्यवहार में केंद्र सरकार से संबंधित कार्मिकों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। इन विद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था रहती है, मतलब पूरे ओवरऑल भारत में ये विद्यालय संचालित हैं। हर राज्य में एक दो विद्यालय यहाँ पर संचालित हैं। तो ऐसे में अगर ट्रांसफ़र होता है किसी यहाँ पर सरकारी कर्मचारी का, तो वो अपने बच्चों को दूसरी जगह पर ले जाकर के भी सेम विद्यालय में सेम पाठ्यक्रम के साथ में वो पढ़ा सकता है, बस टीचर्स अलग हैं, बाकी सब कुछ सेम। तो पूरे भारत में ये सारा सिस्टम है केंद्रीय विद्यालय का। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय तथा सैनिक स्कूलों का संचालन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें केंद्र सरकार के अंडर में रहती है। सैनिक विद्यालयों की प्रवेश नीति के बारे में देखिए। इसमें किसी भी वर्ग या आर्थिक स्थिति का बालक एक राष्ट्रीय परीक्षा के माध्यम से चयनित होने पर प्रवेश पा सकता है। इनमें सैनिकों के बच्चों के लिए आरक्षण का प्रावधान रहता है। स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था सैनिक स्कूलों का, तो वो देखिए कि सैनिक स्कूलों की स्थापना के पीछे सेना के अधिकारियों में क्षेत्रीय और वर्गीय असंतुलन को दूर करने की भावना रही है। इनका मुख्य उद्देश्य इसमें अध्ययनरत बच्चों को नेशनल डिफेंस अकादमी में प्रवेश के लिए तैयार करना। ये स्कूल रक्षा मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और अब हम यहाँ पर दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं मदरसाओं के बारे में। प्राथमिक शिक्षा की तर्ज पर सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय, जो कि संख्या में बहुत कम है समुदाय, तो उस समुदाय के लिए यहाँ पर विद्यार्थियों में प्राथमिक शिक्षा प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए मदरसाओं की स्थापना रही। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंतर्गत संचालित किए जा रहे हैं शिक्षा केंद्रों को, इनको क्या कहते हैं, मदरसा। पंजीकृत मदरसाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक स्कूली शिक्षा की मुख्य धारा में भी लाना तथा मदरसों में आधुनिकीकरण, शुद्धिकरण तथा विस्तार की जो योजनाएं हैं इनको बना करके उन्हें क्रियान्वयन करना मदरसा बोर्ड का उद्देश्य है। आगे देखिए, मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना का उद्देश्य राजस्थान राज्य में संचालित मदरसों की आधारभूत संरचना का विकास करना है, जिसके माध्यम से मदरसों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जा सके। इस योजना के तहत मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने हेतु कक्षा कक्ष का निर्माण, भवन मरम्मत कार्य एवं आधारभूत भौतिक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती है। इसके बाद में गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय। तो पवित्र तथा शांत वातावरण में स्थित इस संस्था का उद्देश्य प्राचीन वैदिक संस्कृत
और विभिन्न आधुनिक विज्ञान की उच्च शिक्षा देना है, जिससे विद्यार्थी विद्वान, चरित्रवान, बलवान, देशभक्त और आत्मनिर्भर बन सके। गुरुकुल कांगड़ी की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? देखिए, पहली विशेषता कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए बालकों को छोटी आयु 6 से 12 में प्रविष्ट किया जाता है और पूरा ध्यान इसमें रखा जाता है। सुकुमार मती बालकों को शहरों के दूषित वातावरण से दूर ऐसे वातावरण में रखा जाता है, ऐसे वातावरण में रखने का प्रयास रहता है कि जिससे मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का, उनका आध्यात्मिक जो उन्नति है, उनकी मानसिक जो उन्नति है, वो बिना किसी बाधा के यहाँ पर सही ढंग से हो सके। तीसरा बिंदु है कि सामान्यतः बालकों को घर नहीं भेजा जाता था, वहीं पर आवासीय सुविधा जैसे गुरुकुल की तरह सारा सिस्टम रहता था। बालकों के संरक्षक 2 माह में एक बार यहाँ पर आकर के मिलने की अनुमति उनको रहती थी। विशेष परिस्थिति में ही बालकों को घर जाने की स्वीकृति मिलती है। चौथा बिंदु, छात्रों के खान पान, रहन सहन आदि की संपूर्ण व्यवस्था गुरुकुल की ओर से ही की जाती थी। गुरुकुल में केंद्रीय विद्यालयों के पाठ्यक्रम के साथ साथ योग विज्ञान विषय भी अनिवार्य और महत्वपूर्ण रहे और स्वास्थ्य चरित्र निर्माण जीवन को मर्यादित बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया। सातवां बिंदु, यहाँ शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाता था, केवल भोजन और आवास का वास्तविक जो व्यय था वही लिया जाता था। आश्रम पद्धति का पालन किया जाता है और विद्यार्थियों के रहने हेतु आधुनिक सुविधाओं से युक्त जो आवास हैं, भवन हैं, खेलने के मैदान हैं, उनकी सारी सुविधाएं हैं। गुरुजनों के साथ में सरस्वती यात्रा पर भी ले जाया जाता है। तो इस तरह से ये सारे बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में। ऐसी व्यवस्था जिसमें जाति, संप्रदाय, भाषा, लिंग, आर्थिक और सामाजिक जो स्थितियां हैं या मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, इन क्षमताओं के आधार पर बिना किसी भेदभाव किए बिना सबको समानता के साथ में गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाती है, तो वो कॉमन स्कूल सिस्टम यहाँ पर कहलाता है। कॉमन स्कूल सिस्टम की विशेषताएं कोठारी आयोग के अनुसार आपको ध्यान रखनी है। पहली विशेषता यहाँ पर आती है कि यह शिक्षा व्यवस्था किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सबके लिए खुली रहेगी। इस व्यवस्था में कोई भी शिक्षण शुल्क नहीं रहेगा, ये टोटली फ्री रहेगी। उपयुक्त छात्र अध्यापक अनुपात और प्रशिक्षित शिक्षक यहाँ पर रहेगा। इस व्यवस्था में अच्छी शिक्षा सभी प्रतिभावान बालकों को उपलब्ध होएगी, जो कि विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं होगी। विकेंद्रीकृत विद्यालय प्रबंधन व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था मातृभाषा में रहेगी। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। विद्यालयों में न्यूनतम स्तर की जो सुविधाएं हैं, जैसे भवन, शौचालय, पुस्तकालय, पीने का पानी आदि की जो व्यवस्था है वो भी ठीक यहाँ पर रहेगी। और प्रत्येक क्षेत्र में एक विद्यालय हो जिसमें सभी बालक बालिकाएं पढ़ सकें। यह एक औसत अभिभावक की अपने बच्चे के लिए अच्छे विद्यालय की आकांक्षा की पूर्ति करेगी। तो इस तरह से ये बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। तो इस तरह से हमारा ये 3rd यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको यहाँ पर जो मेनली फोकस करना है वो फोकस करना है विद्यालय की संरचना के ऊपर, विद्यालय के प्रकारों के ऊपर, और यहाँ पर आपको जो KGBV है, KVS है, ऐसे कुछ विद्यालय और सैनिक विद्यालय, इन 3-4 विद्यालयों के ऊपर आपको स्पेशली फोकस करना है और एक मदरसा के ऊपर भी फोकस करना है। तो ये 4 एक विद्यालय जो रहते हैं वो जरूर से परीक्षाओं में प्रश्न इनसे पूछे गए हैं पिछले के सालों में भी, और आगे भी अब आने के चांसेस यहाँ पर रहेंगे। तो आई होप आपने ठीक प्रकार से सारे बिंदु को समझ लिया है। आपके सेकंड पेपर के बाकी सभी यूनिट्स को हमने प्लेलिस्ट ऑप्शन पर वहाँ पर मर्ज कर दिया है, तो प्लेलिस्ट से जाकर के आप बाकी सभी यूनिट्स की एक साथ तैयारी वहाँ पर कर सकते हैं और बहुत कम समय में अच्छी तैयारी आपकी इन वीडियो से हो रही होगी। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इन वीडियोस को देख करके मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम समय में और विस्तार से समझा करके आपका सिलेबस कवर करवाया जाए। तो हमने यहाँ पर चुनिंदा महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर कर लिया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले यूनिट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।